हाँ, तो सभी बच्चों का हमारी जीव विज्ञान की क्लास में स्वागत है। तो देखिए, जितने भी प्यारे बच्चे हैं, तो जिन बच्चों के पास जीव विज्ञान है और वो बच्चे क्लास 11th में पढ़ते हैं और हिंदी मीडियम के छात्र हैं, तो देखिए उनका अध्याय चल रहा है हमारा तीसरा अध्याय है हमारा तीसरा, जिसका नाम है पादप जगत, प्लांट किंगडम। तो ये मेरा अध्याय चल रहा है। तो इस अध्याय की है हमारी आज 10वीं क्लास है, यानी हम ये कह सकते हैं कि मैं इससे पहले इस अध्याय की पूरी 9 क्लास पढ़ा चुका हूँ और आज मेरी 10वीं क्लास है। तो सभी बच्चे एकाएक देखते रहिए और समझते रहिए और अपनी अपनी NCERT की बुक्स को खोल लीजिए, क्योंकि NCERT की बुक्स अगर आपकी खुली होगी तो आपको अच्छी तरह से समझने में आसानी होगी। अब हमें देखिए, आज की हमारी 10वीं क्लास में आज हमें पढ़ना क्या है हमारी 10वीं क्लास में। तो आज हम देखो 10वीं क्लास में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो हमारा जो 9वां लेक्चर है वहाँ से हम ब्रायोफाइट्स की अध्ययन पढ़ रहे हैं। तो ब्रायोफाइट्स में मैंने क्लास 9th मेरी ख़त्म हो चुकी है ब्रायोफाइट्स में। आज ब्रायोफाइट्स की हमारी 10वीं क्लास है। तो उसमें आज हम देखेंगे कि जो मेरा ब्रायोफाइट्स होता है उस ब्रायोफाइट्स में जनन कैसे होता है। तो हम देखो बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की। तो अगर हम बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स की, ब्रायोफाइटा वर्ग की बात करें, तो ब्रायोफाइटा वर्ग के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमें देखने के लिए यहाँ पर देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कायक जनन, कायक जनन। और दूसरा मिलता है यहाँ पर देखने के लिए हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात लैंगिक जनन, लैंगिक जनन हमें देखने के लिए। बट हम यहाँ पर ये कह सकते हैं हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है, अलैंगिक जनन हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। हमें देखने के लिए यहाँ पर कायक जनन ही देखने के लिए मिलता है। तो ब्रायोफाइट्स वर्ग के लिए हमें ये बात को थोड़ा ध्यान रखना है, हमें देखने के लिए यहाँ पर अलैंगिक जनन नहीं मिलता है। हमारे NCERT ने कायक जनन को लिखा है और इसको लिखा है, और ये नहीं अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए NCERT की इस लाइन को देखिए, यहाँ तक पहुँच चुके हम पढ़ते पढ़ते। देखिए ब्रायोफाइट्स यानी कि ब्रायोफाइटा की मुख्य काय, मुख्य काय का मतलब होता है उसकी जो बॉडी होती है पूरे प्लांट की बॉडी, मुख्य काय का मतलब होता है पूरी, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी बॉडी की हम बात कर रहे हैं। तो उसकी मुख्य काय देखते हैं, मुख्य काय उसकी कैसी होती है, हैप्लॉइड। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब बात करते हैं पूरी प्लांट की। एक सेकेंड देखिए, ब्रायोफाइट की मुख्य काय यानी कि प्लांट बॉडी की अगर बात करते हैं तो मुझे देखने के लिए कैसी मिलती है, हैप्लॉइड। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें युग्मकोद्भिद यानी कि गैमेटोफाइट कहते हैं। तो मान लीजिए ये है मेरे पास ब्रायोफाइट, एक ब्रायोफाइट का क्या है, प्लांट बॉडी, हम इसे समझ लीजिए। तो यहाँ पर मैं एक ब्रायोफाइट्स की बात कर रहा हूँ, तो इस ब्रायोफाइट्स की बात कर रहा हूँ, तो ये मैंने ब्रायोफाइट्स एक उदाहरण के रूप में लिया है। तो यहाँ पर देखिए इतनी जो संरचना जो नीचे आपको दिख रही है, ठीक है, ये रूट जैसी संरचना है, ठीक है, रूट जैसी, ठीक है, मूल मतलब जड़ जैसी संरचना है। तो जड़ जैसी संरचना है, जड़ नहीं है, तो हम इसे कहते हैं राइजोट। ठीक, हम इसे कहते हैं राइजोट, मूल सम, ठीक है, यानी कि जड़ के समान जो संरचना होती है हम उसे कहते हैं यहाँ पर राइजोट्स। ठीक, उसके अलावा यहाँ पर देखिए एक मेन एक्सिस होती है, कोई बात नहीं। अब इससे ऊपर हम चलते हैं तो इतनी जो चीज़ है हमारी, इतनी चीज़, इसे कहते हैं युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद बॉडी, यानी कि युग्मकोद्भिद शरीर। तो इसके इस चीज़ को, इतनी चीज़ को कहते हैं हम युग्मकोद्भिद यानी कि गैमेटोफाइट। ये तो दिखा है, इन्हें कहते हैं युग्मकोद्भिद। तो यहाँ पर इसे कहते हैं युग्मकोद्भिद। तो ये मुझे देखने के लिए मिलती है अगुणित, यही मैन होती है, ये होती है क्या, मैन, यही होती है मैन, मुख्य होती है, ये होती है मैन। ये तो कह रहा है इसे मुख्य बॉडी के अंदर हम इसी को संभालते हैं। तो ये क्या है, हमारी मैन प्लांट बॉडी है, ठीक है, मैन प्लांट बॉडी। तो मैन प्लांट, ये तो देखा है ब्रायोफाइट्स की मुख्य काय प्लांट बॉडी अगुणित होती है। तो ये क्या होती है, अगुणित, अगुणित, ठीक है, अगुणित,
ये देखो एनसीईआरटी में लिखा है, उसी प्रकार से देखिए अगुणित। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी संख्या हमें आधी मिलती है। तो यहाँ पर जो भी कुछ न्यूक्लियस है यानी कि केंद्रक है, उस केंद्र के अंदर में क्रोमोसोम की संख्या हमें आधी मिलती है, इसलिए हम इसे कहते हैं अगुणित। इसी को कहते हैं मैं। अब इसके ऊपर ये चीज है, इसे कहते हैं स्पोरोफाइट। ये देखो कैप्सूल जैसी संरचना है, इसे कहते हैं हम स्पोरोफाइट, इसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट। ठीक, ये डिप्लॉइड होता है, ये डिप्लॉइड होता है। लेकिन ये मेन प्लांट बॉडी है, तो यहाँ पर हमें इस लीफी जैसी संरचना दिख रही है, हमें पत्ती जैसी संरचना दिख रही है। ठीक है, हमें कैसे दिख रही है? पत्ती जैसी संरचना दिख रही है। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं यही जो है मेरी प्यास क्या है, हमारे ब्रायोफाइट की माने यही युग्मकोद यानी कि गैमीटोफाइट क्या है, मेरी मुख्य प्लांट बॉडी। यही देखो एनसीईआरटी में लिखा है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर हमें गैमीट उत्पन्न करते हैं। ये क्या उत्पन्न करते हैं? गैमीट। ठीक है, मेल गैमीट हो सकते हैं, उसके अलावा फीमेल गैमीट हो सकते हैं। ठीक है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। अभी देखो बारी बारी से, अभी हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा, तुम्हारी सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब हम थोड़ा लैंगिक जनन की बात करते हैं। अगर मैं लैंगिक जनन की बात करता हूं इसके अंतर्गत, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत, यानी कि ब्रायोफाइटा वर्ग के अंतर्गत, तो हमें यहां पर देखने के लिए कैसा मिलता है? ऊगैमस टाइप का। ठीक, ऊगैमस टाइप, या हम इसे कह सकते हैं हेट्रोगैमस, या हम इसे कह सकते हैं हेट्रोगैमस, हेट्रोगैमस। ठीक है, विषम युग्म की। ठीक है, विषम युग्म, विषम का मतलब होता है ये अलग है और ये अलग है, ये गैमीटोफाइट प्लांट अलग है और ये गैमीटोफाइट अलग है। ये युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद पौधा, हम इसे युग्मकोद पौधा या हम इसे कह सकते हैं थैलस। ठीक है, युग्मकोद्भिद थैलस ये अलग है और ये वाला युग्मकोद्भिद ये अलग है। तो हम ये कह सकते हैं ये मेरा क्या है? मेल, और ये क्या है? फीमेल। जब दोनों ही युग्म यानी कि गैमीटोफाइट थैलस मेल का अलग है, फीमेल का अलग है, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं हम हेट्रो। हेट्रो का मतलब विषम, दोनों अलग हैं, ये अलग है तो हम कहते हैं विषम। तो यही तो देखो कहा है, ऊगैमस टाइप का इसमें पाया जाता है, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर मेल लेना है और ये फीमेल, तो दोनों चीज़ अलग अलग मिल रही है, तो हम इसे कह सकते हैं डिफरेंट। थोड़ा हम और आगे हल्का सा पढ़ते हैं। अब देखिए, जब हमने बात की सेक्स ऑर्गन्स की, तो यहाँ पर हम प्यार से सभी बच्चे इधर से देखिए, तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स में लैंगिक अंग की, यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन्स। ठीक है, तो पहली बात तो जो मुझे सेक्सुअल ऑर्गन्स मिल रहे हैं, जैसे कि मुझे ये मिला दिखने के लिए और जैसे मुझे ये मिला है, तो दोनों कंडीशन को देखते हैं तो दोनों कैसे होते हैं? बहुकोश की होते हैं। अर्थात ये बहुत सारी सेल से मिलकर बने, ये सेल्स अलग है, ये सेल्स अलग है, ये सेल्स अलग है, ये देखो सेल्स हैं, ये सारी क्या है? सेल्स, ये सब क्या हैं? सेल्स। तो इसमें बहुत सारी सेल्स हैं। जब बहुत सारी सेल्स मिल जाती हैं उसे कहते हैं बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय, ये देखो बहुकोशिकीय, ये देखो बहु का मतलब होता है प्यारे बच्चों बहुत। ठीक, और कोशिक का मतलब होता है कोशिका। ठीक, कोशिक का मतलब होता है कोशिका। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसके जो जनन अंग होते हैं, जिन्हें हम लैंगिक कहते हैं, जो इसके लैंगिक जनन अंग हैं वो बहुत सारी सेल्सों से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं वो कैसे होते हैं? बहुकोशिक, यानी कि मल्टी सेल्यूलर। ये भी मल्टी सेल्यूलर है और ये भी मल्टी सेल्यूलर है, अर्थात मेल भी मल्टी सेल्यूलर है और फीमेल भी मल्टी सेल्यूलर है। इतनी बात को ध्यान रखो केवल। अब हम थोड़ा और पढ़ते हैं आगे हल्का सा। अब देखो यहाँ पर, अब एक तो होंगे मेरे पास यहाँ पर क्या? मेल सेक्स ऑर्गन्स। ठीक, मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इसे कहते हैं नर लैंगिक अंग। इधर को लगा इसे नर लैंगिक, नर लैंगिक अंग ये हैं। ठीक, और दूसरे होते हैं मेरे मादा जनन अंग। ठीक, दूसरे हैं मेरे मादा जनन अंग, दूसरे हैं मेरे मादा जनन अंग। तो देखिए
ये है मेरे मादा जननांग, ये है मेरे मादा जननांग और ये है मेरे नर जननांग ब्रायोफाइट्स में पाए जाएंगे। देखिए अगर हम नर जननांग की बात करते हैं तो इन्हें हम कहते हैं पुंधानी यानी कि एंथीरिडियम। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? पुंधानी। इन्हें हम क्या कहते हैं? पुंधानी अर्थात एंथीरिडियम, अर्थात हम इसे कहते हैं एंथीरिडियम। ठीक है, ये दवे कसाविक होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं मुझे इसके अंदर में बहुत सारे एंथीरोजॉट्स मिलेंगे। इसके अंदर देखने के लिए मुझे क्या मिलेंगे? एंथीरोजॉट्स। एंथीरोजॉट्स होते हैं द्विकसाविक। द्विकसाविक, द्विकसाविक का मतलब होता है कि इसके अंदर देखने के लिए मुझे 2 फ्लैजेला मिलेंगे। मुझे क्या मिलेंगे देखने के लिए? 2 फ्लैजेला। ठीक, द्विकसाविक, द्वि का मतलब होता है 2, कसाविक का मतलब होता है फ्लैजेला। तो इसके अंदर मुझे एंथीरोड मिलते हैं जो कैसे हो? 2 फ्लैजेला वाले यानी कि 2 कसाविक। ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं? एंथीरोड। तो एंथीरिडियम के अंतर्गत हमें क्या मिल रहे हैं? एंथीरोजॉट्स। ये हमें एंथीरोजॉट्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये हमें क्या मिल रहा है? एंथीरोजॉट्स, हमें एंथीरोजॉट्स मिल रहे हैं। अब ये क्या होते हैं? इसमें क्या मिलेंगे मुझे? 2 फ्लैजेला। ठीक, पहले इतनी बात को समझो यहाँ पर। अब हम देखो इसमें देखते हैं, ये तो हो गया मेरी मेल की। अब हम देखते हैं थोड़ा फीमेल के बारे में, थोड़ा फीमेल बारे में एक अंदर देखते हैं। अभी विस्तार से सब समझाऊंगा। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को हम कहते हैं जो स्त्रीधानी होते हैं, इसे हम कहते हैं आर्किगोनी। तो इसे मैं कहता हूं क्या? आर्किगोनियम। इसे हम कहते हैं आर्किगोनियम। इसे हम कहते हैं आर्किगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ये फ्लास्क के आकार का होता है। तो ये हमें एक फ्लास्क के आकार का मिल रहा है, हम इसे ऐसे बना सकते हैं यूं करके। ठीक है, ये कैसा मिल रहा है हमें? एक फ्लास्क के आकार का होता है जिसमें एक अंड होता है। तो यहां पर मुझे देखने के लिए क्या मिलेगा? केवल एक अंड, एक अंड। ठीक है, यानी कि 1 एग। हमें इतनी चीज को ध्यान रखो। तो हमें यहां पर एक बात पता चली है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एंथीरिडियम और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं आर्किगोनियम। ये फ्लास्क जैसी संरचना होती है। ठीक, और इसके अंदर मुझे देखने के लिए केवल एक एग मिल रहा है और देखने के लिए मुझे क्या मिलता है? केवल 1 एग। यहाँ पर ये एंथीरिडियम है तो इसके अंदर मुझे बनेंगे क्या? एंथीरोजॉट। वो कैसे होते हैं? बाइफ्लैजिलेट। पहले इतनी बात को ध्यान रखो। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हल्के से। अब देखते हैं थोड़ा इसे, अब समझते हैं थोड़ा हल्का सा। इतनी बात हमने अपने दिमाग में डाली, अब हम यहाँ पर थोड़ा और हल्का सा इसे विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए, बात कर रहे हैं मेल सेक्स ऑर्गन्स, तो हम इसे दूसरी भाषा में एंथीरिडियम भी कहते हैं। ये देखिए, इन सेक्स ऑर्गन्स को हम एंथीरिडियम भी कहते हैं। ये है देखो एंथीरिडियम, ये इसकी संरचना बनी है। ठीक है, पहली बात, इतनी बात को ध्यान रखो। दूसरी बात, जो एक व्रंत पर पाए जाते हैं। व्रंत मतलब क्या है? ये है व्रंत, ये है देखो व्रंत, ये है व्रंत, ये यहां से लेके इतनी, ये नीचे जुड़ा हुआ है। इस संरचना को हम कहते हैं व्रंत, व्रंत स्टॉप, जिस प्रकार से व्रंत पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एंथीरिडिया बंद स्टेराइल जैकेट्स द्वारा घुरे रहते हैं। अब इसके लिए हम बात करते हैं एंथीरिडिया। तो एंथीरिडिया जो होते हैं मेरे, मान लीजिए यहाँ पर इसके बल, ये पहले पद, ये देखिए, ये है एक जैकेट सेल्स। जैकेट का मतलब होता है एक सुरक्षात्मक कवर। ऐसी जैसे कहते हैं जाड़े में जैकेट पहन लो, जैकेट का मतलब क्या होता है? हमें जाड़े से जैकेट शरीर पे पहन लेंगे तो हमें उससे क्या है? हमारी सुरक्षा करेगी, ठंडे फंड से बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर को सेफ रखेगी। ठीक इसी प्रकार की जैकेट लेयर को यहाँ समझ लो। बट शैवालों में मुझे ये नहीं मिल रही थी, यहाँ ब्रायोफाइट्स के अंदर देखने के लिए मिली। इसे कहते हैं हम जैकेट सेल्स। तो जैकेट सेल्स देखिए ये हैं, ये वाली दिख रही हैं आपको सबसे बाहर, जो आउटर सेल हैं, आउटर सेल हैं जो आपको दिख रही हैं, इसे कहते हैं हम जैकेट सेल्स। इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, ये स्टेराइल सेल्स के द्वारा गिरी रहती है। अगली बात, एंथीरिडिया के अंदर एंड्रोसाइट सेल्स पाए जाए। तो मेरा जो एंथीरिडियम है ये है पूरा एंथीरिडियम। इस एंथीरिडियम के अंदर मुझे क्या मिली देखने के लिए? एंड्रोसाइट सेल्स या एंथीरोजॉट्स। तो इसके अंदर मुझे देखने के लिए क्या मिली? एंड्रोसाइट सेल्स। तो हमें यहाँ पर देखने के लिए क्या मिलती है? क्या? एंड्रोसाइट सेल्स। ठीक, पुंग कोशिकाएं, इन्हें कहते हैं पुंग कोशिकाएं। इसे हम कहते हैं पुंग कोशिकाएं। ठीक है,
इसे हम कहते हैं क्या, पुंग कोशिकाएं। पुंग कोशिका, यहाँ पर ये देखिए बहुत सारी सेल्स मिल रही हैं, इसे कहते हैं एंड्रोसाइट सेल्स। एंड्रोसाइट सेल, तो एंड्रोसाइट इसमें पाजन, इस पॉइंट को ध्यान रखो। अगला देख, ये एंड्रोसाइट आगे वृद्धि करके हमेशा बाइफिलेजिलेट एंथीरोजॉट्स बनाएंगे। तो पहले ये सेल्स हैं, फिर ये सेल्स धीमे 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 वृद्धि करेंगी, वृद्धि करके क्या बनाएंगी, एंथीरोजॉट। तो एंथीरोजॉट कैसे होते हैं, बाइफिलेजिलेट। उसमें क्या मिलेंगे मुझे देखने के लिए, 2 फ्लैजेला मिलेंगे देखने के लिए, इस बात को ध्यान रखो, यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं क्या, ठीक है। तो उनका हम जो बाइफिलेजिलेट देखो बात करें, बाइफिलेजिलेट एंथीरोजॉट्स बनते हैं, लेकिन वो कैसे बने, एंड्रोसाइट सेल से। यहां पर देखो प्रश्न यहां से पूछ जाते हैं कि एंड्रोसाइट सेल्स आगे जाकर के क्या बनाती है, ठीक, तो एंथीरोजॉट्स बनाती है। ये एंथीरोजॉट्स कैसे होते हैं, बाइफिलेजिलेट, नॉन फिलेजिलेट या किस प्रकार से, तो बाइफिलेजिलेट होते हैं। इस पॉइंटों को ध्यान रखो, यहां से पॉइंट पूछे जाते हैं। पहली बात हम बात करते हैं पूरे एंथीरिडियम की, तो मल्टी सेल्यूलर होता है, ये हमें अभी बता चुके हैं। इससे पहले भी हमने तुम्हें बताया ना, सेक्सुअल ऑर्गन जैसे कि मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, बहुकोश की संरचना, इसमें बहुत ज्यादा सेल्स हैं। यहाँ पर देखिए ये जैसे ये सब सेल्स हैं, ये देखिए सब सेल्स हैं, ये देखो सब सेल्स हैं, ये देखो सब, ये बहुत सारी सेल्स हैं, अर्थात बहुत सारी सेल्सों से मिलकर के बना होता है, उसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों बहुकोशिकीय। इतनी बात को ध्यान रखो हिंदी में, ठीक। तो थोड़ा हम इस जैकेट सेल्स के बारे में समझ लें। तो पहली बात ये बंद होती है, इस बात को ध्यान रखो। दूसरी बात, इस जैकेट सेल्स की बात कर रहे हैं तो ये एक कोशिकीय मोटी होती है, ठीक, ओनली एक कोशिकीय, मतलब एक ही कोशिका से होती है। देखो ये देख लीजिए, एक कोशिकीय मतलब क्या है, केवल बंद, यहाँ पर 2 लेयर नहीं है, ऐसी 2 लेयर नहीं है, केवल एक ही लेयर है, सिंगल सेल की एक ही लेयर है। तो यही तो लिखा है सिंगल सेल मोटी होती है, केवल सिंगल सेल ही मोटी होगी, डबल सेल नहीं है। यहाँ पर केवल हमें देखो सिंगल सेल दिख रही है, सिंगल सेल, ठीक। इनकी रक्षित परत होती हैं। तो ये इसकी जैकेट सेल्स क्या हैं, इनकी इसके अंदर की क्या है, एक रक्षित लेयर, अर्थात इसे प्रोटेक्शन देती है। कोई भी चीज आएगी तो पहले इसे डैमेज करेगी, जैकेट सेल्स को। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें कमीज पहन ली है, तो कोई भी चीज आएगी तो पहले ये कमीज मेरी झेलेगी उसे, शरीर को बारे में पहले ये चीज झेलेगी। ठीक इसी प्रकार की इनकी होती है जैकेट लेयर्स। इसके बारे में देखिए, मेन पॉइंट मैंने तुम्हारे लिए बता दिए, बहुत अच्छे, आप इसे यहाँ पर समझ लो। अब आगे थोड़ा फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में समझिए प्यारे बच्चों। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, अब यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में समझो। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, आर्किगोनियम। इस बात को मैंने पॉइंट रखता हूँ, तो इसे हम क्या कहते हैं, आर्किगोनियम। इतनी बात को ध्यान रखो। दूसरी बात, यह एक फ्लास्क शेप्ड, अर्थात फ्लास्क जैसी संरचना होती है। ये देखिए यहां से लेकर के यहां पर आपको ऐसी दिख रही है, भैया ये क्या है, एक फ्लास्क जैसी संरचना है। ये कैसी है, एक फ्लास्क जैसी संरचना। ये देखो, दूसरा पॉइंट क्लियर होगा। तीसरी बात, इसके बेसल पार्ट को हम बेंटर भी कहते हैं। बेसल पार्ट कैसा है, ये है बेसल पार्ट। ये बेसल का मतलब नीचे बेस पे लगा हुआ है, इसे कहता हूं मैं बेसल पार्ट। ठीक, आधारी भाग कह दो, आप हिंदी में कह दो आधारी भाग या बेसल भाग, एक ही बात है। तो इसके आधारी भाग को देखो, आधार मतलब ये नीचे आधा डटा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं बेंटर। ये कैसा है, फूला हुआ होता है। कैसा होता है, फूला हुआ, तो ये बेंटर कहते हैं। ये है मेरा बेसल पार्ट। तो इसके आधारी भाग को देखिए, इसके बेसल पार्ट को बेंटर भी कहा जाता है। ये इसका बेसल भाग है जो फूला हुआ होता है, जिसे हम बेंटर कहते हैं। अगली बात, जबकि इसके अपर पार्ट को नेक कहा जाता है। अब अपर पार्ट कौन सा है, ये वाला, ये देखो, ये अपर पार्ट, ये वाला, ये है ना इतना, ये इसे कहते हैं अपर पार्ट। अपर पार्ट कैसा है, अपर पार्ट कैसा है, इस अपर पार्ट को हम देखते हैं, अपर पार्ट थोड़ा पतला है और इसे हम कहते हैं नेक, गर्दन। इसे हम कहते हैं बिल्कुल गर्दन। ठीक, इसे हम क्या कहेंगे, नेक यानी गर्दन। यह भी जैकेट सेल्स द्वारा घिरा होता है। तो इसकी भी खास बात यह है कि ये भी जैकेट सेल्स के द्वारा घिरे हुए हैं। अगर हम आर्किगोनियम की बात करते हैं तो मुझे आर्किगोनियम भी, इसके पास भी मुझे देखने के लिए बहुत सारी क्या मिल जाती हैं, जैकेट सेल्स। तो ये भी जैकेट सेल्स के द्वारा घिरे होते हैं। ठीक है, जैकेट्स। तो जैकेट सेल्स क्या है, उनकी रक्षात्मक एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक, तो जैकेट्स भी क्या होती हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर, जैकेट लेयर। ठीक, एक रक्षात्मक परत, हिंदी में सुनो, रक्षात्मक परत। आपको हिंदी इंग्लिश जैसे समझ में आए वैसे ही लिख लो, जिसमें समझ में आ जाए बस उसी प्रकार से समझ लो।
वैसे भी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं इंग्लिश को ऐड करता हूँ, क्योंकि आप जैसे जैसे इंग्लिश के शब्दों को यूज करोगे तो आपकी बायोलॉजी सब समझ में आने लगेगी। तो नेक क्या है? अपर पार्ट। ठीक, दूसरी बात, इस पार्ट में सेल्स वर्टिकल रो में लगी होती हैं। सेल्स ऐसे लगी होंगी, ऐसे, इसे कहते हैं वर्टिकल, इसे कहते हैं वर्टिकल, इसे कहते हैं वर्टिकल, इसे कहते हैं वर्टिकल। इस प्रकार से देखो, इसे कहते हैं वर्टिकल पोजीशन। ठीक, वर्टिकल पोजीशन में लगी होती हैं। इतनी बात को ध्यान रखो। हालांकि यहाँ से इतना नहीं आएगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ तक ही बन जाते हैं। बेसल पार्ट को क्या कहते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब एनसीईआरटी को देखते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी की लाइन आ गई। अब देखिए एनसीईआरटी की लाइन, देखिए पुमंग, ठीक है, एंथीरोजोट्स को पानी में छोड़ दिया जाता है। अब ये है, देखिए मेरे पास संरचना एंथीरिडियम। ठीक, ये क्या है मेरे पास? मेल सेक्स ऑर्गन्स, मेल सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन। और ये क्या है? आर्किगोनियम। आर्किगोनियम, आर्किगोनियम क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो एंथीरिडियम के अंदर एंथीरोजोट्स बनते हैं। अभी मैंने बताया ये है एंथीरोजोट्स। ये देखो एंथीरोजोट्स। एंथीरोजोट्स का मतलब होता है स्पर्म, शुक्राणु। ये देखो शुक्राणु, समझ लो आप। ठीक है, शुक्राणु। ठीक है, ये इसे देखो क्या कर रहा है? एंथीरोजोट्स को पानी या थोड़ी थोड़ी मॉइस्चर होगी, नमी होगी, वहीं पर ये छूट जाएंगे। उस नमी के माध्यम से ही ये यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं आर्किगोनियम जो होती है, आर्किगोनियम के अंदर में एक विशेष प्रकार का केमिकल निकलता है। यहाँ से भी क्या निकलता है? केमिकल। उस केमिकल की मदद से ये इधर खींचे चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कीमोटैक्सिस। तो यहाँ पर ये खींचे चले जाते हैं केमिकल की मदद से। ठीक है, तो एंथीरोजोट्स पानी में आ जाते हैं, पानी में छोड़ दिए जाते हैं। ये स्त्री धानी के संपर्क में आ जाते हैं। ये देखोगा कीमोटैक्सिस की वजह से आ जाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं इस प्रकार की जो आर्किगोनियम है, वो आर्किगोनियम इस प्रकार के केमिकल को छोड़ती है। तो ये स्पर्म जो है अपने आप, जो एंथीरोजोट्स हैं वो इसके आसपास हैं। तो जैसे जैसे हल्के हल्के उन्हें पानी की कंडीशन मिलेगी तो उसमें मूव करते हुए वो इधर ही की तरफ चले जाएंगे। जैसे चुंबक की तरफ लोहा चला आता है ना धीमे धीमे, उस प्रकार से ये इधर चले जाते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए। और अंडे से संगलित हो जाते हैं, जिसके कारण युग्मन जनता। अब देखिए यहाँ पर ये एंथीरोजोट्स हैं। ठीक है, और ये है आर्किगोनियम। आर्किगोनियम देखिए ये है यहाँ पर क्या? एग। यहाँ पर क्या है? वन एग। अब ये यहाँ से एंथीरोजोट्स आ गए, इसके अंदर आ जाएंगे। यहाँ आएंगे तो इसके साथ में क्या? ये एंथीरोजोट्स आकर के मिल गए। जैसे ही ये मिलेंगे तो जाइगोट बन जाता है। जैसे ही मिलेंगे संगलित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जिसके कारण युग्मनज बनता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए ऐसे, ये देखो आ गई, ये आ गए आपके एंथीरोजोट्स। एंथीरोजोट्स आकर के यहाँ पर देखिए ये जुड़ गए। जुड़ करके अब क्या करें? ऊपर वाला क्या है मेरा? मेल, और नीचे वाला क्या है मेरे पास? फीमेल। ठीक, तो इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस से जुड़ जाएंगे तो संरचना मेरी क्या बन जाएगी? जाइगोट। तो उसे मैं क्या कहता हूँ? जाइगोट। इसी बात को देखो एनसीईआरटी ने कहा है और हमने देखो यहाँ पर समझ लिया। अब देखिए आगे, जाइगोट वेंटर या बेसल पार्ट में बनता है। तो ये मेरे पास यहाँ पर देखिए थोड़ी बात को समझ लीजिए हल्की सी। ये है मेरी आर्किगोनियम। तो आर्किगोनियम के बेसल जो पार्ट होता है, इसे कहता हूं मैं बेसल पार्ट। इसे हम कहते हैं बेसल पार्ट। ठीक, आधार वाला भाग। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? वेंटर। तो यहां पर ही मुझे एग मिला है बन, तो इसी पर ही एग मिला है, तो यहीं पर फ्यूजन हो जाएगा नीचे। तो फ्यूजन कहां हो रहा है? एंथीरोजॉइड और वन एग का आर्किगोनियम में फ्यूजन कहां हो रहा है? अर्थात जाइगोट कहां बनना है? बेसल पार्ट में, वेंटर में। कहां पर बनना है? वेंटर में। यहां से क्वेश्चन आएगा, यहां से क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन के लिए। कहां बनना है? बेसल पार्ट में। इतनी बात को ध्यान रखो, यहां बेसल पार्ट में बनना। ठीक है, बेसल पार्ट में बनता है, अर्थात वेंटर में बनता है। अर्थात जाइगोट फीमेल या मदर प्लांट बॉडी में ही विकसित होगा। अर्थात ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। यहां से इस जगह से प्रश्न बनता है। तो पहली बात, आर्किगोनियम के अंदर पाए जाने वाला फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन उसे कहते हैं जो किसी बॉडी के अंदर हो रहा है, यानी कि सेल के अंदर हो रहा है। यहां पर फर्टिलाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है। देखिए और समझिए, एक बार और समझ लीजिए इस चीज को। तो मान लीजिए ये है आर्किगोनियम। इस आर्किगोनियम में देखिए यहां पर ये आ गए स्पर्म।
ठीक है, एंथीरोजोट्स आ गए। तो एंथीरोजोट्स देखिए, एक ये लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर, तो इस यहाँ पर इसे कहते हैं इनसाइड बॉडी। देखिए तो यहां पर देखिए फर्टिलाइजेशन इस जगह पर हो रहा है, अर्थात इनसाइड बॉडी हो रहा है, इनसाइड बॉडी, ठीक, किसी के अंदर हो रहा है, इसी को कहता हूं मैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक, फर्टिलाइजेशन का मतलब जुड़ना। संलिगित का मतलब क्या है? जुड़ना। ये तो बोलेगा संगलित, संगलित का मतलब क्या है? जुड़ना। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या? फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है? इंटरनल। तो जाइगोट की बात करें तो वो क्या है? मदर प्लांट बॉडी में ही बनना है। इस बात को यहां पर ध्यान रखें, यहां से ही प्रश्न अक्सर बनते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमें ये बात समझिए कि मेरा अब यहां पर क्या बन गया? युग्मनज अर्थात जाइगोट बन गया। अब देखिए यहां पर आगे देखिए, अब ये बन गया जाइगोट, ये बन गया मेरा जाइगोट, ठीक है। जाइगोट में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता, ये विभाजन तो होता है लेकिन तुरंत नहीं हो रहा है, ये कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें देखिए थोड़ी देर वो मतलब थोड़ी देर तुरंत नहीं हो रहा, कुछ समय बाद हो रहा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दो सेल्स बन रही हैं। तो एक सेल्स जो ऊपर वाली होती है, ठीक, इसे कहते हैं बाहरी सेल। तो बाहरी सेल जो होती है यह भ्रूण का विकास करती है, यहाँ पर बाहरी सेल विकास कर रही है भ्रूण का, ठीक है। तो ऐसा विकास बहिर्मुखी कहलाता है, एक्सोस्कोपिक, ठीक है। तो ऐसा विकास कहलाता है बहिर्मुखी। यहाँ पर ध्यान रखें, बहिर्मुखी जब कहलाएगा जब मेरा कोई युग्मनज बन रहा है, जब कोई मेरा जाइगोट बना, उस जाइगोट की जो ऊपर वाली सेल होती है, इस जाइगोट की जो ऊपर वाली सेल है, आउटर सेल कहते हैं इसे, आउटर सेल। आउटर सेल अब एम्ब्रियो बनाएगी, अब डेवलप करेगी। तो हम ऐसी कंडीशन जो भ्रूण बनने वाला होता है, तो हम ऐसे कहते हैं, उसे हम कहते हैं बहिर्मुखी। एक्सो का मतलब होता है आउट, तो आउट वाला बना रहा है वहां पर, ठीक है, तो उसे कहते हैं बहिर्मुखी एक्सोस्कोपिक विकास, ठीक है। इतनी बात को ध्यान रखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए, तो यहां पर दो सेल्स बनी, ऊपर वाली सेल्स ने मेरा यहां पर ये कर लिया। अब देखिए आगे, अब यहां से धीमे धीमे करके देखिए ये संरचना बन गई। इस संरचना को देखो मैंने ऐसे दिखाया है, ये बन गया मेरा इस प्रकार की कंडीशन, ये बनने लगा यहाँ पर भ्रूण, ये बन गया भ्रूण, ठीक है। अब ये भ्रूण बन गया। तो भ्रूण बनता है तो उसके चार पार बहुत सारी आसपास बहुत सारी सेल्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिंग सेल। तो ये वेंट्रल कोशिका भी भ्रूण के साथ साथ ही डेवलप हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी सेल हैं जो इसे हम कहते हैं वेंट्रल कोशिका, या हम कहते हैं प्रोटेक्टिव सेल, प्रोटेक्टिव सेल। तो ये प्रोटेक्टिव सेल जैसे ही मेरा भ्रूण बनना है तो उसी के आसपास उसकी रक्षा करने के लिए बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं। तो वो क्या कर रही है? उस भ्रूण की रक्षा कर रही है, उसे कहते हैं प्रोटेक्टिव सेल, ठीक है। और भ्रूण के चारों ओर रक्षात्मक कवर बनाती हैं, जिसे हम कहते हैं कैलिप्ट्रा। तो कैलिप्ट्रा क्या है? जो मेरा भ्रूण है, भ्रूण के चारों तरफ एक रक्षात्मक लेयर बना रहा है जो उसकी रक्षा कर रहा है, उसी को मैं कहता हूं क्या? कैलिप्ट्रा। तो उसी को मैं क्या कहता हूं? कैलिप्ट्रा, ठीक है। भ्रूण धीरे धीरे स्पोरोफाइट में विकसित हो जाता है। अब ये भ्रूण है, धीमे धीमे वृद्धि करेगा तो मेरा स्पोरोफाइट प्लांट बनेगा, ठीक है। देखते हैं आगे। तो यहां पर देखिए कैलिप्ट्रा बना, थोड़ा इस कंडीशन को देख लो, समझ लो। देखिए यहां पर, यहां समझिए प्यारे बच्चों, ये है मेरे पास क्या? जाइगोट। और जाइगोट के बाद देखो अभी कंडीशन, यहां पर देखो बनने लगा क्या? अब जाइगोट डेवलप करेगा तो क्या बनने लगेगा मेरा इसके अंदर? भ्रूण, भ्रूण, ठीक है, भ्रूण बनने लगेगा, एम्ब्रियो, ठीक, भ्रूण। तो भ्रूण क्या है? जैसे मान लीजिए कि ये मेरा जाइगोट था, तो जाइगोट से धीमे धीमे वृद्धि होती जाइगोट ने वृद्धि की, तो वृद्धि करके क्या? अब वो भ्रूण बनने लगा, सेल्स, इसमें सेल्स विभाजित हुई, भ्रूण बनने लगा। ये चारों तरफ की क्या है? उसकी रक्षात्मक लेयर, प्रोटेक्टिव सेल, ठीक है, रक्षात्मक लेयर, ठीक है। तो भ्रूण के साथ जैसे जैसे मेरा भ्रूण वृद्धि कर रहा है, तो प्यारे बच्चों ये सेल रक्षात्मक सेल है, वो भी वृद्धि कर रही है उसकी, ठीक। धीमे धीमे देखो वृद्धि करते करते इसकी ये संरचना आ जाएगी, ये और लंबा होने लगता है, ऐसे और लंबा, अर्थात ये अब स्पोरोफाइट बनाएगा। तो धीमे धीमे करते करते क्या? इसने स्पोरोफाइट बना लिया, ये बन गया, ये बन गया आपका क्या? गैमेटोफाइट। और ये बन गया आपका स्पोरोफाइट। अब ये क्या बना लिया इसने? स्पोरोफाइट, ठीक है। अब ये इसने बना लिया स्पोरोफाइट। ये भी क्या है मेरा? डिप्लॉइड।
ये भी क्या है मेरा डिप्लॉइड, ये सब क्या है मेरी डिप्लॉइड, ये सब क्या है मेरी डिप्लॉइड। तो स्पोरोफाइट बना लिया। तो स्पोरोफाइट को हम देखते हैं जो मेरी संरचना है, इस संरचना के ऊपर देखिए रक्षात्मक ये हल्की हल्की मुझे दिख रही है ये लेयर्स जो अब देखो अलग से, इसे मैं कहता हूँ कैलिप्ट्रा। ठीक, तो कैलिप्ट्रा वाली कंडीशन हमें कहाँ मिलती है? ब्रायोफाइट्स वर्ग में। ठीक, तो हम यहाँ पर देखो ब्रायोफाइट्स वर्ग में यहाँ पर पढ़े तो मुझे यहाँ पर देखने के लिए क्या मिल रही है? कैलिप्ट्रा। ठीक है, और इससे बहुकोशिक बीजाणु, ठीक, यानी कि स्पोरोफाइट बन जाता है। तो ये मेरा स्पोरोफाइट बन गया भैया। ये कैसा है? बहुकोशिकी, बहुकोशिकी, अर्थात हम ये कह सकते हैं कैसा? ये मेरा मल्टी सेल्यूलर। ठीक, ये देखिए यहाँ तक तो अभी एनसीईआरटी ने जो बताया था उस सारी एनसीईआरटी को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से समझा दिया है। अब जो मेरा स्पोरोफाइट बन गया है बहुकोशिकीय, अब हम उसे थोड़ा और आगे देखते हैं। अब देखिए ये बना है मेरा स्पोरोफाइट। तो हम बात कर रहे हैं स्पोरोफाइट की। तो स्पोरोफाइट की देखिए, अब देखिए क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं है। मुक्त जीवी मतलब है वो अपने आप अपना जीवन नहीं व्यतीत कर सकता, उसे खाने के लिए किसी और के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। ये है स्पोरोफाइट, ये है स्पोरोफाइट ऊपर वाला, ये है गैमेटोफाइट। बल्कि यह प्रकाश संश्लेषी, ये है प्रकाश संश्लेषी, इसे कहता हूं मैं गैमेटोफाइट। ठीक है, ये है गैमेटोफाइट और यह है स्पोरोफाइट। तो प्रकाश संश्लेषी गैमेटोफाइट से जुड़ा रहता है और इससे अपना पोषण प्राप्त करता है। तो पहली बात ये स्पोरोफाइट क्या है? स्वतंत्र नहीं है, अर्थात अपना जीवन स्वयं नहीं जीना सकता। अब क्या करेगा? ये गैमेटोफाइट के ऊपर निर्भर है, इसके ऊपर है। अब ये तो भाई खाना बना रहा है, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। ठीक, तो इसी से ये खाना लेगा, तो इसी से ये क्या लेता है? खाना। तो इसी से खाना लेगा। तो ये है इसके फूट, देखिए ये है इसके फूट। ठीक, और ये वाली संरचना है इसकी सीटा, इसे हम बोलते हैं सीटा। ठीक, सीटा। और ये वाली संरचना इसे हम कहते हैं कैप्सूल, कैप्सूल। ठीक, ये कैप्सूल और ये लंबी लंबी संरचना ये सीटा है और नीचे जुड़ा हुआ है इसे कहते हैं फूट। तो फूट क्या है? अटैच्ड होता है गैमेटोफाइट। तो हम ये कहते हैं ये फूट के द्वारा, अपने फूट के द्वारा, ठीक है, गैमेटोफाइट से युग्मकोद भेद से जुड़ा रहता है। इतनी बात ध्यान रखिए। दूसरी बात सीटा, यह एक लंबी फिलामेंटस स्ट्रक्चर से होती है। यह क्या होती है? एक लंबी फिलामेंटस। ठीक, एक लंबी है और फिलामेंटस स्ट्रक्चर। तीसरी बात कैप्सूल क्या है? यहाँ पर मुझे देखने के लिए स्पोरोजीनियस सेल्स मिलती हैं, स्पोर मदर सेल्स मिलती हैं जो इस कैप्सूल के अंदर होती है। अब ये कैप्सूल धीमी धीमी वृद्धि करेगा तो यहाँ पर मुझे स्पोरोजीनियस सेल्स मिलेंगी। स्पोरोजीनियस सेल्स का मतलब वो कहते हैं जिनसे मेरे स्पोर बनते हैं। इनसे क्या बनेंगे? स्पोर। थोड़ा एनसीईआरटी ज्ञान को आगे देखते हैं। आगे देखो क्या लिखा है। अब देखिए यहाँ पर यह समझिए कि स्पोरोफाइट वो होता है जहाँ पर मुझे फुट, सीटा और कैप्सूल तीन चीजें देखने के लिए मिलती हैं। इतनी बात को ध्यान रखो। अब अगली कंडीशन देख लो, हम बात कर रहे हैं रिक्शिया की। अगर रिक्शिया की बात करें तो वहां पर मुझे सीटा तो यहाँ पर मिलता नहीं है, बट यहाँ पर केवल कैप्सूल मिलता है, अर्थात केवल कैप्सूल मिलेगा रिक्शिया के अंदर में। इतनी बात को ध्यान रखो। ठीक, ये दो चीज नहीं मिलती हैं, ये यहाँ पर पूछ लिया जाएगा। अगली बात, अगली आ गया कॉर्सिनिया। कॉर्सिनिया की बात करते हैं, मुझे वहां पर फुट मिल रहा देखने के लिए, कैप्सूल तो मिल रहे हैं देखने के लिए, लेकिन वहां पर सीटा नहीं मिल रहा है, लेकिन वहां पर सीटा नहीं मिला। यहां से आ जाता प्रश्न, यहां से पूछ लिया जाता है। इस चीज को थोड़ा ध्यान नोट कर लो। ठीक है, तो रिक्शिया में मुझे फूट भी मिल रहा है और सीटा जो है एब्सेंट है। सॉरी सर, फूट और सीटा एब्सेंट है। ठीक, कैप्सूल प्रेजेंट है। कॉर्सिनिया की बात करते हैं, यहाँ पर फूट और कैप्सूल तो प्रेजेंट है बट सीटा एब्सेंट है। अब आगे देखते हैं एनसीईआरटी के लिए। अब देखिए एनसीईआरटी, अब देखो स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स, अब स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स में न्यूनीकरण विभाजन होता है, अर्थात म्यूसिस होती है, जिससे अगुणित हैप्लॉइड बीजाणु अंकुरित होकर गैमेटोफाइट में विकसित हो जाते हैं। अब देखिए स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स में म्यूसिस डिवीजन। अब स्पोरोफाइट है ये है मेरे पास क्या, ये कैलिप्ट्रा था, ये है मेरे पास स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में म्यूसिस होगी तो यहाँ पर क्या बनेंगे?
स्पोर्स बनते हैं। अब ये स्पोर्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। स्पोर्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड, ऐसे, इसे कहता हूं मैं हैप्लॉइड। ठीक, तो यहाँ पर क्रोमोसोम संख्या क्या है? आदि। हैप्लॉइड होते हैं, ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। ठीक है, तो ये है मेरे पास क्या? स्पोर्स। ये स्पोर्स यहाँ पर गिरे, अब स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे। ठीक, और ये स्पोर्स अंकुरित होकर के गैमेटोफाइट में विकसित हो जाते हैं। अब ये क्या करेंगे? अब यह धीमे धीमे, अब ये स्पोरोफाइट अब क्या करेंगे? ये अंकुरित हो जाएंगे, अंकुरित होंगे अर्थात जर्मिनेटिंग होंगे। अब ये स्पोर्स में जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होकर के देखिए ये संरचना बन जाएगी और ये बड़ी होती जाएगी, तो आपका बन जाएगा क्या? मेल गैमेटोफाइट। अब मेल गैमेटोफाइट में देखते हैं तो यहाँ पर हो सकता है मेरे मेल सेक्स ऑर्गन्स मिले, हो सकता है यहाँ पर मुझे फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मिले, या मेरे दो अलग अलग प्लांट बन जाएंगे गैमेटोफाइट के। ठीक, तो यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन्स भी मेरी अलग बनती है और फीमेल सेक्स भी ऑर्गन्स बनती है। तो यहाँ पर आकर हम ये कहते हैं कि मेरा गैमेटोफाइट बन गया। यही देखो एनसीईआरटी में लिखा गया है। इस चीज को यहाँ पर देखो, एक बार दो बार देखोगे सब समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स। लेकिन हम एक बात कह सकते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स का हमें आर्थिक महत्व तो मिलता है, बट मुझे थोड़ा कम मिलता है। देखो, ब्रायोफाइट्स का बहुत कम आर्थिक महत्व है। ठीक, लेकिन कुछ मॉस, जैसे कुछ मॉस की कुछ स्पीसीज, कुछ उपजातियां, ठीक है, कुछ उपजातियां, ठीक है। तो इसकी कुछ उपजातियां जो होती हैं वो क्या है? कुछ शाकाहारी फूड का सोर्स है। तो मान लीजिए कुछ शाकाहारी जैसे खरगोश या कोई बकरी वगैरह या और भी कुछ हैं जो शाकाहारी जीव होते हैं, वो शाकाहारी जीव घास के रूप में उन्हें खा लेते हैं तो उनका पेट भर जाता है। ठीक, उसके अलावा कुछ पक्षी भी ऐसे होते हैं, वो इनको चुन चुन के खा लेते हैं। उसके अलावा कुछ अन्य प्राणी और भी हो सकते हैं, कुछ इस प्रकार के प्राणी, तो उन्हें कुछ थोड़ा बहुत भोजन मिल जाता है, बट शैवालों से थोड़ा अधिक मिल रहा था, तो ब्रायोफाइट से हमें थोड़ा कम मिल रहा है यहाँ पर। अब अगली बात को थोड़ा ध्यान रखते हैं। देखिए, अब देखिए हम आगे और देखते हैं। देखिए यहाँ पर स्फेगनम की कुछ जातियां पीट प्रदान करती हैं जिसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। अब स्फेगनम की बात करते हो तो स्फेगनम क्या है? मेरा एक ब्रायोफाइट में आने वाला क्या है? एक ब्रायोफाइट्स है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स ग्रुप के अंतर्गत आने वाला मेरा क्या है? एक ब्रायोफाइट्स है, उसकी एक नाम है जिसका नाम है स्फेगनम। तो स्फेगनम की बात करते हैं तो उससे मुझे क्या मिलता है? एक पीट मिलता है। अब थोड़ा हम यहाँ पर यह समझ लेते हैं आखिर में ये पीट क्या है। इस पीट तो उसमें लिख दिया, ये तो एनसीईआरटी ने यहाँ पर लिख दिया पीट प्रदान करते हैं। भैया पीट हम तो जानती ना पीट क्या है, नहीं तो थोड़ा पीट के बारे में हल्का समझ लें। आखिर में जो पीट होता क्या चीज़ है, क्या चीज़ हम पीट कहते हैं, थोड़ा यहाँ पर समझ लो। देखिए, पारिस्थितिक अनुक्रम में स्फेगनम एक महत्वपूर्ण पौधा है। पारिस्थितिक अनुक्रमण, ठीक, पारिस्थितिक मतलब क्या? इकोलॉजिकल अगर बात करते हैं तो ये कहीं न कहीं हमारा जो है क्या जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी शाकाहारी हैं, जितने भी मांसाहारी हैं, तो उन सब के लिए पारिस्थितिकी जो मेरा एक चक्र है वहाँ पर कहीं न कहीं ये अपना रोल अवश्य निभाता है। उसे कहता हूँ पारिस्थितिक चक्र, वहाँ पर ये अपना रोल निभा रहा है। प्यारे बच्चों, इसको समझो तो अभी समझते पीट को। तो देखिए, ये स्फेगनम की बात करते हो तो इस प्रकार जो पीट देने वाले जो हैं तो ये झीलों में अक्सर उगता है जहाँ का पीएच 3.7 से 4.7 तक हो, अर्थात अम्लीय हो। अगर कोई झील ऐसी है वहाँ की उसकी प्रकृति एसिडिक है, अर्थात वहाँ पर उसका पीएच मान 7 से कम है, 7 से अधिक है तो क्षारीय हो जाएगा, 7 है तो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक, तो लेकिन 7 से कम है तो अम्लीय है। तो वहाँ पर देखो 3.7 से लेकर के यहाँ तक है तो अम्लीय होता है, तो वहाँ पर ये उग रहे हैं। तो जहाँ पर अम्लीय होता है तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं वहाँ पर उग रहा है। अब देखिए, स्फेगनम की कोशिका भित्तियों से कुछ अम्ल निकलते हैं। तो वहाँ पर मान लीजिए बहुत सारे स्फेगनम उस झील के अंदर हैं, उस झील के पास में है बिल्कुल, और उसकी अम्लीय प्रकृति है। तो हम ये कह सकते हैं जो स्फेगनम होता है वो भी क्या करता है, उसकी भित्तियों से भी अम्ल निकलता है।
स्फेगनम की, ये देखो, ये देखिए, ये कोई झील वील वगैरह से दिख रही है, इसमें देखिए बहुत सारे स्फेगनम है। तो इस झील का जो पानी है पहले से अम्लीय प्रकृति का है। अब इसकी भी जो स्फेगनम है उसकी भी जो बाल्स होती हैं, जो सेल बाल्स होती हैं, उससे भी अम्ल निकल रहा है भैया, उससे भी क्या निकल रहा है, अम्ल, जिससे मृत्यु के पश्चात भी ये पौधे बैक्टीरिया द्वारा बहुत जल्दी सड़ नहीं पाते हैं। भैया एक तो झील की भी प्रकृति अम्लीय थी, दूसरी भैया हम ये बात कह सकते हैं कि मेरा जो स्फेगनम की जो स्पीशीज हैं उसकी सेल वाल भी अम्ल को छोड़ रही हैं। तो अम्मा बैक्टीरिया जो है जल्दी ग्रो नहीं कर रहा। अब बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया की वजह से वो चीज़ एकदम सड़ नहीं रही है क्या, तो ये तो बैक्टीरिया की वजह से वो जल्दी सड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। अतः ये मृत पौधे अब जब बैक्टीरिया की वजह से सड़ नहीं रहे, जो मेरे स्फेगनम है वहां पर पड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये मृत पौधों के साथ झील की तलहटी पर साल दर साल एकत्रित होते रहते हैं। तो कोई झील है अच्छी तरह से सड़ नहीं रहे, तो वहां पर स्फेगनम है, तो धीमे धीमे क्या होगा, वहाँ पर इकट्ठे होते जाएंगे, ठीक है। जैसे हड्डियां देखिए, हड्डियां एकदम सड़ नहीं रही हैं और तालाब में डालते जा रहे हैं, तो धीमे धीमे निरी हड्डियां हो जाएगी, निरी हड्डी हो जाए तो क्या हो जाएगा, बाद में वो तालाब भर जाएगा एकदम। ठीक इसी प्रकार से जो जल्दी सड़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या है, धीमे धीमे झील की जो तलहटी होती है वो तलहटी पर साल दर साल एकत्रित होते रहते हैं, और इससे अंत में एक गहरे रंग का ठोस पदार्थ बन जाता है, जिसे हम पीट कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, पीट, जिसे हम क्या कहते हैं, पीट। तो यह पीट जो पीट बन जाता है गहरे रंग का पदार्थ, यह पीट झील की तलहटी को धीरे धीरे ऊंचा करता रहता है। बहुत सारी देखो पीट बन गया, ठीक ऐसे होता है स्फेगनम का पीट। ये देखो मॉस के पीट, तो ये पीट क्या है, इकट्ठे होते रहते हैं, ठीक इकट्ठे होते, इसे हम पीट कहते हैं। अभी और देखो समझते हैं थोड़ा पीट के बारे में। ये एनसीईआरटी की लाइन थी। अब देखिए एनसीईआरटी देखो दूसरी लाइन और लिखी है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए इसका उपयोग पैकिंग में और सजीव, ये देखो सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में भी करते हैं। इसका कारण यह है कि इनमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है। अब पहले यहां पर एक बात को समझो, इसमें क्या करा है, इसका उपयोग पैकिंग में करते हैं। पहले इस शब्द को समझो, एनसीईआरटी ने लिखा है इसका उपयोग पैकिंग में करते हैं। तो भैया पहले देख तो लो पीट होता कैसा है। ये देखो तूरी बूरी जैसा दिख रहा है तुम्हें, जो प्यार होता है, मतलब जो धान होती है तो धान का वैसा है, जैसे खसखस होता है ना, खसखस की तरह, जैसे हम कूलर पे लगाते हैं ना, उस प्रकार के खसखस की तरह देखो पीट है, दिख रहा है खसखस की तरह, ये मत दिख रहा है पूरा। तो हम देखिए ये इसे हमें पीट कहता हूं। ये देखो, तो ये वाला जो मेरा पीट है, इसमें आराम से देखो कोई भी कांच का बर्तन वगैरह है या कोई सामान है, उसे हम देखो पैक कर देंगे तो वो चीज़ टूटेगी नहीं। कांच वाँच की या कोई भी चीज़ पैकिंग करने वाली जो उससे हमें लग रहा है डर कि भैया ये टूट जाएगी, तो हम इससे पैकिंग कर देंगे तो वो नहीं टूटेगा। तो इसका उपयोग पैकिंग में करते हैं। दूसरी बात, सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में। सजीव पदार्थ का मतलब होता है किसी ऐसी चीज को जो सजीव है, जिसके अंदर जान पाई जाती है, उसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे बात कर रहा हूं मैं प्लांट्स की, तो देखो कांच सामग्री को हम आराम से यहां पर पैक कर सकते हैं। दूसरी बात, इनमें जल अवशोषण की क्षमता होती है। ये देखो लिख रहा है, इनमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसके अंदर पानी डाल दो तो पानी को बहुत देर तक रोके रहेगी। तो भैया हमने एक काम कर लिया, हमने नवोद्भिद लिए। नवोद्भिद का मतलब होता है सीडलिंग्स। सीडलिंग्स कहते हैं ऐसा पौधा जिसमें किल्ली वगैरह निकल आई है और थोड़ा या छोटा सा है वो वृद्धि कराए, तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम आराम से इस पीठ के अंदर, ये देखो ऐसे हमने निकाल लिया, पीठ के अंदर ऐसे कवर कर दिया, पानी इसके अंदर थोड़ा डाल दिया, नमी बनी रहेगी। तो हम इसे अच्छी तरह से पैकिंग कर लेंगे ऐसे, ठीक, और ऐसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब काफी दूर तक हम इसे आसानी से ले जा सकते हैं। यही देखो एनसीईआरटी ने लिखा है, ठीक, इसे हम ले जा सकते हैं। इसी चीज को देखिए हम कहते हैं पीठ। यहाँ पर ये देखो जैसा एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा था, उसका देखिए हमने यहाँ पर अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। अब देखते हैं, अब देखिए और क्या लिखा है। देखिए लाइकेन समेत, यानी कि लाइकेन की बात कर रहा हूं, जैसे लाइकेन और मॉस, ठीक है, लाइकेन समेत, तो लाइकेन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। लाइकेन समेत मॉस सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। इनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है।
इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बनाया। चूंकि मॉस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचा पाती हैं और इस प्रकार ये मृदा अपरदन को रोकते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझ लीजिए। अब देखो, अगर देखो लाइकेन की बात करें तो लाइकेन भी मेरे इसी प्रकार से ग्रो करते हैं जिस प्रकार से मॉस कर रहे हैं। तो ये तो बात लिखी है, लाइकेन समेत मॉस सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं, ये लाइकेन और हम बात करें मॉस की, ये ऐसे सजीव हैं पृथ्वी पर जो चट्टानों पर उगते हैं। ये देखो चट्टानों पर उगते हैं, ठीक। इस बात, दूसरी बात, इनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है। पारिस्थितिक दृष्टि मैंने बताई, मानो क्या है, ये ऐसी जगह पर उग रहे हैं, वहाँ की मिट्टी को थोड़े दिनों बाद क्या करेंगे, ये वहाँ की मिट्टी को उपजाऊ बना देंगे। ये मिट्टी को बांधे रखते हैं जिससे भूमि का अपरदन नहीं होता है, मतलब मिट्टी टूट के इधर उधर नहीं बहती। उसके अलावा जिस मिट्टी में ये उगते रहेंगे वह मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी, तो वहाँ पर और भी जो प्लांट हैं और भी पौधे हैं कैटेगरी के, तो फिर वो भी वहाँ मिट्टी में ग्रो करने लगते हैं। जिस मिट्टी में कोई ग्रो नहीं करता है वहाँ पर ये ग्रो करने लगे तो धीमे धीमे वहाँ पर और पौधे भी ग्रो करने लगते हैं। जब वो पौधे ग्रो करेंगे और दूसरे, तो उन्हें शाकाहारी जीव खाएंगे, उन शाकाहारी जीव को दूसरे मांसाहारी खाएंगे, उन्हें और खाएंगे। इस प्रकार से एक पारिस्थितिक चक्र चलता रहता है। यही देखो कहा गया है, इन्होंने चट्टानों को भी अपघटित किया, अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बताया है। देखो ये लिखा है ना, देखिए, अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बनाया है, अर्थात जिस मिट्टी में कुछ नहीं उग पाता है वहाँ पर मेरे मॉस उग रहे हैं, मेरे लाइकेन भी उग रहे हैं। तो जहाँ पर मॉस बहुत ज़्यादा मात्रा में इस मिट्टी में उग रहे हैं, तो उगते उगते ये मिट्टी ऐसी उपजाऊ हो जाएगी कि अब यहाँ पर और पौधे हैं, उच्च कोटि के बड़े बड़े पौधे, हायर प्लांट्स हैं, अब वो यहाँ पर उगने लगेंगे। इनके लिए उपजाऊ मिट्टी बना दी इन्होंने, यही तो देखा, उनके लिए पौधों को उगने का अनुरूप बनाया, ठीक। चूंकि मॉस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते, अब ये मिट्टी के ऊपर एक सघन, एक घनी परत बना दी इन्होंने, चटाई की तरह घनी परत बना देते, इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को हानि नहीं। अब इस पर पानी बरसता रहेगा, पानी बरसता रहेगा तो मिट्टी कटेगी नहीं, क्योंकि इन्होंने एक चटाई सी बना दी अपनी, तो मिट्टी कटेगी नहीं। और इस प्रकार से ये मृदा अपरदन, यानी मिट्टी को रोकते, मिट्टी कट रही है तो उसे कटेगी नहीं, रोक देंगे भैया। मृदा अपरदन के लिए ये क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं इनका बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो देखिए आज की क्लास हमारी यहाँ पर खत्म होती है। इससे आगे एनसीईआरटी का ब्रायोफाइट्स को कितने वर्गों में बांटा गया है वो सब अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए हमारे पास यहीं पर बाय बाय होती है, हमारी क्लास का यहीं समापन होता है। हम आपसे अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए प्यारे बच्चों बाय बाय।